लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा था कि कैसे सीडीएम की हमें शुरुआत देखने को मिलती है, जहाँ पर हम 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर देते हैं। फिर दोबारा स्टार्ट क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो चला था 1930 से 1934 तक। महात्मा गांधी ने ये लॉन्च करा था 1930 के अंदर। और ये किसके अगेंस्ट में था, ये क्या किस लिए लड़ रहे थे, हम पूर्ण स्वराज के लिए लड़ रहे थे। इन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट करी थी जो सॉल्ट लॉ के लिए थी, गुजरात से चालू हुई थी यहाँ पर। एट द एंड हम देखते हैं एट द टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही थी सारा मैन्युफैक्चर सेल किसका, सॉल्ट का, इंडिया में। इट बेयर्ड इंडियन फ्रॉम मेकिंग एंड सेलिंग द सॉल्ट। ये क्या कर रहे थे बेसिकली, सॉल्ट के ऊपर सेलिंग और मेकिंग के ऊपर क्या लगा रहे थे, बेरियर लगा रहे थे, टैक्स लगा रहे थे। इट ऑल्सो लेविड टैक्स ऑन द सॉल्ट विच इंडियन लीडर्स थॉट अनफेयर एज अ सॉल्ट वॉज एन इम्पॉर्टेंट फॉर फूड आइटम। एज यूजल हम सबको पता है सॉल्ट क्या है, एक बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ है जो सबके लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। मतलब एक सिंगल के लिए नहीं है, वो सभी इस्तेमाल करेंगे, अमीर हो चाहे गरीब, ठीक है। ऑन मार्च 12 1930 गांधी बिगेन द मार्च टू डांडी फॉर साबरमती। इसीलिए वो 1930 के अंदर गांधी जी मार्च चालू करते हैं, कहाँ से, साबरमती आश्रम से जो अहमदाबाद में है, उनके सपोर्टर्स के साथ। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो है वो कहाँ पहुंचते हैं, डांडी पहुंचते हैं। वर दे ब्रोक द सॉल्ट लॉ, जहाँ पर वो सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं। और नेचुरल सॉल्ट कैसे बनता है वो वहां पर बताते हैं कि सॉल्ट तुम अलग से कुछ नहीं बना रहे हो, सॉल्ट किससे बनता है, पानी से बनता है। वो प्रॉपर वो प्रोसीजर बताते हैं, नेचुरल सॉल्ट एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट, कैसे समुद्र के पानी को उबाल करके सॉल्ट बनाया जाता है। ये गांधी वहां पर दिखा देते हैं एज अ प्रूफ कि इस ये क्या है, एक बहुत बेसिक फूड आइटम है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। द सॉल्ट मार्च वॉज ह्यूजली सक्सेसफुल। ये बहुत सक्सेसफुल रहता है, पीजेंट के लिए हो, ट्राइब्स के लिए हो, वुमेन्स के लिए हो, और सभी लोग इसके अंदर क्या करते हैं, गांधी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ऑन दिस ऑन हिज मार्च टू डांडी सिमिलर मार्चेस वर ऑर्गेनाइज, अलग अलग तरीके के मार्चेस ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, सॉल्ट लॉ को तोड़ा जाता है और पीसफुली ये सत्याग्रह सक्सेसफुल हो भी जाता है। इन तमिलनाडु के अंदर सी गोपालाचारी लेड अ मार्च फ्रॉम त्रिवंत। अब ऐसे ही जो जैसे इन्होंने यहाँ करा, ऐसे ही ये कहाँ करते हैं, यहाँ पर करते हैं। सी राजगोपालाचारी कहाँ करते हैं प्रोटेस्ट सॉल्ट लॉ के लिए, त्रिवंथापल्ली के अंदर करते हैं, ठीक है। इन वेक टू पॉपुलर सपोर्ट ऑफ सीडीएम ही मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को सीडीएम थोड़ा ध्यान है, और सिविल डिसोबीडियंस का शॉर्ट फॉर्म ही रख रखा है इन्होंने, सीडीएम, ठीक है। सीडीएम जो था वो प्रॉपर अब क्या हो चुका है, प्रॉपर ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्प्रेड हो चुका है। इवन इट रीच्ड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वेयर दे वाज लीड बाय द खान अब्दुल गफार खान। अब देखो, आप अलग अलग जगह पे देखोगे, इधर से किसने करा, गांधी ने करा। यहाँ पर साउथ से किसने करा, राजगोपालाचारी ने करा। नॉर्थ वेस्ट से किसने कर दिया, तो आप देख रहे हो इंडिया के ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर हो रहा है। हु हैज नोन एज द फ्रंटियर गांधी, जिसे इस इंसान को क्या कहा जाने लगा, फ्रंटियर गांधी। इन द नॉर्थ ईस्ट द मूवमेंट गांधी वॉज लीड बाय द वुमेन कॉल्ड, अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी करा जाने लगा, वो कौन थे, रानी रानी गेडिन गयादीन गयादीन लुई। हाँ, बहुत अजीब नाम है, कोई नहीं, रानी गयादीन लुई, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये यहाँ पर अलग अलग फेज में दिखा रहे हैं, सॉरी ये मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आया, ठीक है। हड़ताल, बायकॉट, हड़ताल पता है आपको, भूख प्यास पे बैठे रहेंगे, ठीक है। बायकॉट डिमॉन्स्ट्रेशन बिकम अक्रॉस द कंट्री, फॉरेन गुड्स वर बर्न, सभी फॉरेन गुड्स को जलाया गया। पीपल स्टॉप गोइंग स्कूल्स, जो लोग थे स्कूल कॉलेजेस ऑफिस जाना इन लोगों ने बंद कर दिया। फार्मर्स ने लैंड रेवेन्यू रिफ्यूज कर दिया, मतलब पे करना उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स को उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस मूवमेंट के थ्रू क्या करा, क्रश करने, अपनी पूरी फोर्स लगाई गई ब्रिटिशर्स को इस मूवमेंट के अगेंस्ट में लाने के लिए। मतलब यहाँ पर ये कहने का है मेरे कि हम कहीं ना कहीं सब लोग इकट्ठे हो रहे थे और हम उनको विदाउट वेपन्स के थ्रू हम ये समझा रहे थे कि यस वी आर टुगेदर, हम ये आपसे ले सकते हैं, हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पीछे क्या देखा था, पूर्ण स्वराज की मांग उठ रही थी, ठीक है। पूर्ण स्वराज के बाद ही ये वाली चीज ध्यान रखना कि गांधी ने क्या करा था, दांडी मार्च करा था, ठीक है।
thousands of people including many leaders were jailed, बहुत सारों को जेल भेजा गया. महात्मा गांधी was also behind the bar. महात्मा गांधी को भी जेल की हवा खानी पड़ी. कहाँ पर? 1930 के अंदर. ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कौन बोल रही है? किताब. ठीक है. आफ्टर हिज अरेस्ट, उनके अरेस्ट के बाद, अ वुमन लेडी लीडर, जो एक वुमन लेडी थी वो लीडर, उनको भी अरेस्ट करा गया. उनको अरेस्ट नहीं करा गया, वो एकदम सामने उभर कर आई. वो कौन थी? सरोजनी नायडू, जिन्होंने सॉल्ट डिपोड इन इन धरसाना इन सूरत, ये इसको लीड करा. जो पहले गांधी जी कर रहे थे, है ना, अब उनकी जगह कौन आ गए थे? सरोजनी नायडू. द सत्याग्रही रिमेन मोस्टली नॉन वायलेंट एंड फेस ब्रूटल पुलिस एक्शन और लॉट ऑफ करेज. दे प्रोटेस्ट अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन, पब्लिक सिंपैथी. और कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसने क्या करी? वर्ल्ड वाइड सिंपैथी गेन करी और लोगों का अपनी तरफ ध्यान लेकर आए. अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब गांधी जी कहाँ पर है? जेल में है. उनकी जगह किसने ले ली है? सरोजनी नायडू ने. अब वहीं हम देखते हैं 1930 का ईरा यहाँ पर चल ही रहा है. तो उसी 1930 के अंदर क्या होता है? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1930 में. द साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी. साइमन कमीशन कौन? हाँ, साइमन कमीशन अभी हमने कहाँ देखा था? पीछे देखा था ना, जब गो बैक के नारे लग रहे थे, जब सब लोग क्या हो गए थे? एक साथ आ गए थे. मुस्लिम लीडर एक साथ आ गए थे, कांग्रेस आ गए थे, हिंदू महासभा. किसके अगेंस्ट में आ गए थे? साइमन कमीशन के लिए. तो 1930 का टाइम ही यहाँ पर चल रहा है वापस. तो 1930 के अंदर भी हम देखते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट करी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू होल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद द इंडियन लीडर्स के साथ करी जाए. डिस्कस द रिकमेंडेशन मेड बाय कमीशन, डिस्कस करा जाए. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो फेल हुई थी. फेल्ड एज द कांग्रेस के बिहाव पर डिसाइडेड टू बॉयकॉट इट. इसलिए फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई कांग्रेस का जो था वो लीडर गया भी नहीं था. तो अब हम यहाँ पर वापस आते हैं किसके ऊपर? बायकॉट करने के लिए. अब 1930 से नेक्स्ट ईयर में हम कहाँ आ चुके हैं? 31 में आ चुके हैं. अब यहाँ पर क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 के अंदर. गांधी रीच्ड अ सेटलमेंट, गांधी एक सेटलमेंट के लिए पहुंचते हैं. किसके पास? वायसराय. उस टाइम पर वायसराय कौन थे हमारे 1931 में? इरविन. ठीक है. आपसे एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1931 के अंदर वायसराय कौन थे? इरविन. या फिलिप्स में या किसी भी वन वर्ड के अंदर पूछा जा सकता है. वेरन ही एग्रीड टू सस्पेंड द CDM, और ये एग्री करते हैं CDM को सस्पेंड करने से. एंड टेक अ पार्ट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. वो कहते हैं CDM बंद करो इसके अंदर, और हम क्या करते हैं? ये तो अनसक्सेसफुल रही, है ना, ये फेल्ड रही, तो आप क्या करो? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करो. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन टर्न एग्री टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर. कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलती है? हम रिटर्न के अंदर इस बात पे एग्री करते हैं कि हम तुमको क्या कर देंगे? पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उनको क्या कर देंगे? सबको रिलीज कर देंगे. अरेस्टेड ड्यूरिंग द मूवमेंट, जो इस टाइम के मूवमेंट में क्या करे गए थे? अरेस्ट करे गए थे. दिस एग्रीमेंट टू बी नोन एज द गांधी इरविन पैक्ट. तो इसको क्या कहा जाता है? गांधी इरविन पैक्ट. ये इसके ऊपर ना आपको शॉर्ट नोट आ सकता है. शॉर्ट नोट आएगा, व्हाट इज गांधी इरविन पैक्ट. ठीक है. अब यहाँ पर ये फेल हो चुकी है ना. तो फर्स्ट राउंड टेबल क्या है? फेल हो चुके हैं. यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट होता है, समझौता होता है. और अब यहाँ पर क्या होता है? सेकेंड राउंड टेबल. इन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी तक हम, है ना. तो गांधी अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट द एंड ऑफ 31. अब 31 का कौन सा साल आ चुका है? दिसंबर के आसपास का साल खत्म होने वाला है. और ये गांधी जी अब कहाँ पर है? लंदन के अंदर है. ठीक है. ही रिप्रेजेंट कांग्रेस वाइल मोहम्मद अली जिन्ना. और यहाँ पर जो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को रिप्रेजेंट द मुस्लिम लीग को प्रेजेंट करते हैं. गांधी पुश द हिज डिमांड फॉर डोमेन स्टेटस ऑफ इंडिया बट ब्रिटिश रिफ्यूज हिम. गांधी एज यूजुअल किसकी मांग करते हैं? फिर दोबारा स्टेट्स ऑफ इंडिया, डोमेन स्टेट्स ऑफ इंडिया. बट फिर दोबारा ब्रिटिश क्या कर देंगे? रिफ्यूज कर देंगे. अगर ऐसा हुआ होता, ब्रिटिश एक्सेप्ट ही कर चुके होते, तो आज़ादी तो हमें 47 की जगह बहुत पहले ही मिल चुकी होती. क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो ये लोग तो पहले ही बोल चुके हैं कि हम इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, है ना. एज अ रिजल्ट द सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल ऑल्सो एंडेड इन फेलियर. तो ये भी हम क्या देखते हैं? ये भी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है. ठीक है. गांधी डिसाइड टू रिज्यूम द CDM ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया. और गांधी जी वापस एज यूजुअल, उन्हें आना ही पड़ेगा क्योंकि गए किसके लिए थे? इसी के लिए तो गए थे वो. ठीक है.
CDM, the British government responded by arresting Gandhi and several other Congress leader, और ब्रिटिश गवर्नमेंट वापस जो मतलब उनके द्वारा जो अरेस्ट करे गए थे गांधी और जो दूसरे लीडर्स थे उनको देखते हैं. द इंडियन प्रोटेस्टेड बाय काउंटिंग अरेस्ट, और इंडियंस को बहुत बहुत हैवी हैवी नंबर्स के अंदर क्या करा गया था, अरेस्ट करा गया था. हाउएवर द मूवमेंट हैड सबसाइड by 1934 फेज सेवरल सर्व्स एक्शन बाय द टेकन गवर्नमेंट. अब आप देख रहे हो 1931 से कौन सा ईरा आ चुका, 34. तो इतने टाइम तक ये सब कुछ चल ही रहा है. ठीक है, अब हम यहाँ कहाँ आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो बेसिकली हमारी जो दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो क्या रही, फेल रही. तो इसके अंदर हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ. ठीक है, अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इन 1932 ब्रिटिश ऑर्गेनाइज अ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच कांग्रेस रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, जिसमें हम क्या करते हैं कि ये रिफ्यूज कर देते हैं कांग्रेस के लीडर्स. क्या क्या बोल के, क्योंकि दो तो फेल ही रही हैं. अब यहाँ पर दोबारा यहाँ पर क्या होता है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये ध्यान रखना. ठीक है. इन फाइनली 1935 the British government passed of the Government Act which granted provisional autonomy, allow province to make partially independent decisions. Some of the feature, अब इस एक्ट के फीचर्स देखेंगे हम, इस एक्ट के अंदर क्या क्या कहा जा रहा था. ठीक है, इस एक्ट के फीचर बेसिकली क्या है. तो यहाँ पर हमने अभी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखी, एक मेन पॉइंट यहाँ ये ध्यान रखना. उसके बाद हम क्या देखेंगे, इस एक्ट के फीचर, फिर लास्ट में क्या है, प्रोविंशियल इलेक्शन है, फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और देन द चैप्टर इज क्लोज. ठीक है, बुक कौन सी है, ये वाली है. चलो फीचर्स देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट फीचर यहाँ पे हम यहाँ देखने जा रहे हैं, द रिकमेंडेड द सिटिंग ऑफ अ फेडरेशन ऑफ इंडियन प्रोविंस एंड स्टेट. अ फेडरल सिस्टम हैज टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. हम यहाँ किसकी देखते हैं, इस एक्ट का फीचर क्या था, पहला फेडरल सिस्टम जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा की गवर्नमेंट होती है, वन फॉर द कंट्री वन फॉर द स्टेट. हमें पता है हमारे यहाँ कैसी गवर्नमेंट है, राज्यसभा लोकसभा वाली है ना, जिसमें हम अगर आप नॉर्मल भी चेक करोगे, अगर फेडरल सिस्टम में क्या होता है, कैसी गवर्नमेंट होती है, एक जो आती है स्टेट वाली आती है, सीएम के इलेक्शन होते हैं, और एक कौन से होते हैं, पीएम के इलेक्शन होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, स्टेट वाली होती है, और दूसरी हम सेंटर वाली देखते हैं. तो यहाँ पर ये दोनों सेम बता रहे हैं. द स्टेट एंजॉय कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्टेट के पास कुछ अपनी इंडिपेंडेंस होती है. द पावर इन सम एरिया, कुछ हिस्से के अंदर स्टेट के पास अपनी पावर होती है. व्हेन इट कम्स टू इशू नेशनल इंपॉर्टेंस, अगर नेशनल इंपॉर्टेंस की बात आती है, इसके ऊपर फिर सेंटर काम करता है. ठीक है, तो अभी स्टेट के ऊपर पहला पॉइंट यहाँ पर किसके ऊपर देखने को मिलता है, फेडरल. ठीक है, द एक्ट ऑफ 1935 गेव द स्टेट फ्रीडम. ये 1935 का एक्ट हमें क्या देता है, फ्रीडम देता है. किसको, स्टेट को देता है. दे वांटेड टू ज्वाइन द फेडरेशन और नॉट, वो उनके ऊपर, स्टेट के ऊपर डिपेंड है कि वो फेडरेशन के अंदर ज्वाइन करे या नहीं. तो आपके पास पहला फीचर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का. ठीक है, अब दूसरा देखो, हाउ एवर फेडरेशन इन्वेज बाय एक्ट नेवर केम टू बी फॉर्म. पर अब तक ये कोई चीज़ फॉर्म के अंदर नहीं आई थी. ये सिर्फ एक एक्ट है, क्या क्या फीचर रहे, इतना ध्यान रखना है. एक्ट मेड द गवर्नर, एक्ट के अंदर क्या बताया गया कि गवर्नर भी होना चाहिए, किसका, प्रोविंस का. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश, मोर पावरफुल. अब अंत में उन्होंने फिर वापस क्या कह दिया, गवर्नर जनरल कौन अपॉइंट करेगा, ब्रिटिश. ठीक है, दे आर गिवन टू वीटो पावर्स, उनको क्या दी जाएगी, वीटो पावर दी जाएगी. दे हैड द पावर टू रिजेक्ट बिल्स, उनके पास बिल्स को रिजेक्ट करने की पावर होगी जो लेजिस्लेचर की. दे ऑल्सो आर नॉट द आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, और गवर्नर जनरल आंसरेबल मतलब उत्तरदायी नहीं होगा किसको जवाब देने के लिए, लेजिस्लेचर को. तो यहाँ पर अब भी कौन, किसका फायदा चल रहा है, ब्रिटिशर्स का, क्योंकि अब भी अपॉइंट कौन कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं. ठीक है, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ ड्यूअल सिस्टम. इस एक्ट के अंदर क्या प्रोवाइड करा गया था, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर, गवर्नमेंट सेंटर के पास होना चाहिए. इट मीन दैट ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कुड एडमिनिस्ट्रेटर सर्टन रिजर्व्ड सब्जेक्ट सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स. मतलब ये किसके अंडर आएंगे, सारे गवर्नर जनरल के अंदर टॉपिक्स आएंगे. वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग अदर फेडरल सब्जेक्ट, ये कौन काम करेंगे, इलेक्टेड मिनिस्टर, जिनको चुना जाएगा. तो यहाँ पर आपको डिफरेंस बिटवीन देखने को मिल सकता है कि गवर्नर जनरल के पास कौन से होंगे और इलेक्टेड मिनिस्टर के पास कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे.
उनको जज करने के लिए. Diarchy was the withdrawn form of province which were now allowed to function of autonomy. Ministers elected to the provincial governor were to be responsible to the legislature. यही हमने अभी ऊपर पढ़ा था, है ना. However, the wide powers given to the governor served to determine the decision taken by the legislature. Two important tools of administration, the civil service, police also remain under. ये बहुत बेसिक है. इस एक्ट के अंदर प्रॉपर रियल ऑटोनॉमी किसको नहीं दी गई थी? नहीं, इंडियंस को नहीं दी गई थी. ठीक है, यहाँ पर बहुत मेन चीजें बताई गई हैं आपको. अब तक ये 1 2 3 4 बता चुकी हूँ मैं. समझ आ रहा है? ठीक है. समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ लेना. ठीक है, मुझे टेक्स्ट कर देना, अदरवाइज जो भी जैसा भी होगा. द राइट टू वोट इन द प्रोविंशियल इलेक्शन वॉज रिस्ट्रिक्टेड. अब उन्होंने क्या बोल दिया? आप वोट नहीं करोगे, राइट टू वोट प्रोविंशियल इलेक्शन के अंदर. ओनली 14% ऑफ इंडियंस वर ग्रांटेड टू वोटिंग राइट. सिर्फ 14% ही लोगों को क्या बोला गया? आप वोट करो. तो ये एक्ट हमारे हक में था? हाँ, नहीं. ठीक है. अब इन्होंने इसमें क्या बोला? 2 न्यू प्रोविंस, 2 नए प्रोविंस देखने को मिलते हैं. एक हमारा कौन सा होता है? उड़ीसा. और एक कौन सा है? सिंध, जहाँ पर ये एक्ट होता है. बर्मा वॉज सेपरेटेड. अब तक बर्मा सेपरेट हो चुका. कहाँ से? इंडिया से. एक्ट प्रपोज सेटिंग अप अ फेडरल कोर्ट ऑफ सेटल डिस्प्यूट्स से, मतलब अलग फेडरल कोर्ट सेटअप करा जाए डिस्प्यूट्स के लिए. और वही ये कौन से डिस्प्यूट्स होंगे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में और किसके बीच में? फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में. ठीक है. अब हम देखते हैं प्रोविंशियल इलेक्शंस. फीचर्स पता लग गए ये वाले? ठीक है. इसमें से ना आपको सीधे सीधे पूछेंगे 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट था वो क्या था, या उस एक्ट के की फीचर्स क्या थे, वो करने को आएंगे. अगर पीछे बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन हम कराती हैं तो ठीक है, नहीं होता तो कोई इशू नहीं. आप मुझे बताना, मैं प्रॉपर आपको पॉइंट्स के अंदर दूंगी सारे आंसर्स फिर मेंशन करके. ठीक है. Provincial election 1937. Paving the way of provincial autonomy, the British government decided to hold the election to provincial legislature in 1937. Though it opposed the act of 1935, the Congress decided to contest the election. अब कांग्रेस ही यहाँ पर देख रहे हो हम, यहाँ पे 37 के अंदर इलेक्शन की बात हो रही है और कांग्रेस क्या डिसाइड कर रही है? कॉन्टेस्ट ऑफ elections. The Congress won in most provinces. It had a major majority इन इवन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस, पंजाब, बंगाल. अब यहाँ पर हम किसका, अब एज यूजुअल आप देखोगे जो जिस एरिया का वो वहाँ पर ज़्यादा डोमिनेशन मिलेगा. ठीक है. तो हम देखते हैं पंजाब, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है. 1937 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करती है. किस किस के अंदर? 11 प्रोविंस में से उसको कितने प्रोविंस मिल के आते हैं? 7 प्रोविंस मिलते हैं. ठीक है. रिफ्ट बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. अब ये यहाँ से मेन कहानी चालू होती है. एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन. इसका एक अच्छा सा डेवलपमेंट कहाँ होते हैं हमें देखने को मिलता है? यहाँ देखने को मिलता है. ठीक है. इलेक्शन वॉज रिफ्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. द कांग्रेस विच हैड वॉन मेजोरिटी ऑफ द प्रोविंस रिफ्यूज टू रिफॉर्म जॉइंट गवर्नमेंट विद द मुस्लिम लीग. ये इससे क्या बोलते हैं? हम जॉइंट गवर्नमेंट बनाएंगे मुस्लिम लीग के साथ प्रोविंसेस के लिए. This angered the Muslim League, which became convinced that Muslims were the minority and began to fear the Muslim would not represented properly in scenario. यहाँ पर मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें लगता है कि हम किस में हैं? बहुत कम संख्या में, बहुत ज़्यादा माइनर है. तो आप क्या करोगे? हमेशा हमारे साथ भेदभाव ही करोगे. आप हमेशा हमारे साथ क्या करोगे? भेदभाव करोगे. यहाँ पर इनका हमें गुस्सा देखने को मिलता है. द ग्रोइंग टेंशन इन. अब टेंशन किसके बीच में होती है? हिंदू और मुस्लिम के बीच में. कहाँ पर? 1920s से 1930s के बीच में. हैड ऑल्सो गिवन अ कॉज फॉर वरी. ये भी एक किसका था? चिंताजनक विषय था. ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात थी. सो द लीग बिगिन कंसिडरिंग फॉर मुस्लिम एज सेपरेट नेशन फ्रॉम हिंदू. इसीलिए मुस्लिम लीग क्या करती है? हम हिंदू से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे. फाइनली 1940 के अंदर मुस्लिम लीग की डिमांड चालू हो जाती है और वो लोग कहते हैं हमें भी अपना एक मुस्लिम लीग का एक अलग फ्रंटियर चाहिए, एक अलग एरिया चाहिए. मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ईस्ट इंडिया द इवेंचुअली लीड टू द डिमांड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया. और कहीं ना कहीं यही एग्रेशन, यही डिमांड किसका कारण बनती है? एग्रेशन. क्या डिमांड होती है मुस्लिम लीग की लास्ट में?
हाँ क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। और ये किसका कानून बनती है, पार्टीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर मैं आपको एक नॉर्मल बॉक्स में इसमें दिया हुआ बता देती हूँ। ऑन मार्च 23 1940 मोहम्मद अली जिन्ना रिप्रेजेंट टू नेशन थ्योरी। यहाँ पर वो दो नेशन थ्योरी की बात करते हैं, कौन, जिन्ना, कि दो नेशन होने चाहिए। कैसे, दिस थ्योरी स्ट्रेस दैट हिंदू मुस्लिम बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड सिविलाइजेशन। ये बोलते हैं कि ये थ्योरी किस पर बेस्ड होती है कि हिंदू और मुस्लिम का अलग रिलीजन है और अलग क्या है, सिविलाइजेशन है। थस दे रिक्वायर टू सेपरेट नेशन, इसीलिए इनको क्या चाहिए, एक दो अलग सेपरेट नेशन चाहिए। ही डिमांडेड सेपरेट कंट्री, इसलिए वो कौन, जिन्ना, जो मुस्लिम लीग को क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये डिमांड करते हैं पाकिस्तान की फॉर मुस्लिम दैट वुड कॉम्प्राइज मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ऑफ द इंडिया। यहाँ पर ये बोलते हैं कि जितने भी इंडिया के मुस्लिम लोग होंगे वो कहाँ रहेंगे, पाकिस्तान आकर रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम कहाँ आ चुके हैं, इस झगड़े के ऊपर कि हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदुस्तान चाहिए। किसकी वजह से, इस आदमी की वजह से। इस आदमी का नाम क्या, क्या नाम है इसका, जिन्ना। ठीक है। इंडिपेंडेंट मूवमेंट इन प्राइजली स्टेट। तो यहाँ पर हम वापस देखते हैं किसके ऊपर, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट क्या होता है, रजवाड़े। हम राजाओं की जगह से हैं, तो रजवाड़ों की बात आती है। ठीक है। अब हमारे यहाँ पर उस राजा भी तो थे, है ना। तो द कॉलोनिकल इंडिया कॉम्प्राइज डायरेक्टली रूल प्रोविंस एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट। प्रोविंस भी थे और क्या थे, प्रिंसली स्टेट भी थे, विच वर इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय द ब्रिटिश, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करे जा रहे थे, ब्रिटिश के। दे वर रफली 600 प्रिंसली स्टेट। अगर हम रफ आइडिया लगाएं सिर्फ, तो कितने थे, 600। 6 नहीं थे, 600। अगर एक्चुअल नंबर देखोगे प्रॉपर, अभी नहीं पता लगेगा आपको, आगे फर्दर क्लास में जाओगे तो पता लगेगा, वो थे 565 रजवाड़े। वाइल द रूल्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट लिव्ड लाइफ ऑफ लग्जरी, क्योंकि वो किसके साथ रह रहे थे, लग्जरी। ठीक है। द कंडीशन ऑफ देयर सब्जेक्टेड वर लार्ज miserable as the national movement spread, the people from princely state to launch a state or people movement for fighting their rights as usual। ये states भी, province भी और रजवाड़े भी कहीं ना कहीं दोनों ही अपने पर्सनल पॉइंट से किससे लड़ रहे थे, ब्रिटिशर से लड़ रहे थे। स्टेट जो दूसरे लोग थे वो अपने अपने अकॉर्डिंग लड़ रहे थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो अपने अकॉर्डिंग लड़ रहे थे। क्यों, क्योंकि उन दोनों को ही रूल कौन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स। ठीक है। इन 1927 के अंदर ऑल इंडिया स्टेट होता है पीपल कॉन्फ्रेंस, ये एक कॉन्फ्रेंस होती है, वो सेटअप बैठाई जाती है। सून द कांग्रेस बिकेन सपोर्ट द पीपल मूवमेंट इन स्टेट, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बाद में इसका सपोर्ट करने लग जाती है। आफ्टर हरिपुर सेशन के बाद कांग्रेस 1938 में बहुत सारे कांग्रेस के जो लीडर्स है जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव मतलब अब और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इस मूवमेंट के अंदर। और पॉलिटिक्स के अंदर कौन ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रिंसली स्टेट्स भी। जवाहरलाल नेहरू वॉज मेड अ प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट, ये प्रेजिडेंट बना दिए जाते हैं किसके, ऑल इंडिया स्टेट के। जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पर, 1938 के ईयर में। वल्लभ भाई पटेल ऑल्सो प्रेसिडाइड मीटिंग, और वो मीटिंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं गुजरात के अंदर 1938 से 39 के बीच में। एंड नाउ द चैप्टर इज क्लोज। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मार्चिंग टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंस। अब जब ये चैप्टर होगा, ये भी बहुत छोटा ही चैप्टर है, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे मैं आपको तब बता दूंगी। ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो देखेंगे, क्योंकि अब तक पूर्ण स्वराज की डिमांड उठ चुकी है। फिर हम क्रिस्प मिशन पढ़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे, फिर कैबिनेट मिशन भी आएगा। उससे पहले हम लोग वॉर के बारे में पढ़ेंगे, वॉर कैसे, वॉर के बाद का सीन रहा, और लास्ट में हम पढ़ते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिपेंडेंस। पार्टीशन ऑफ इंडिपेंडेंस देखते हैं और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, हिंदू और मुस्लिम लोग अलग अलग हो चुके हैं और भारत पाकिस्तान बढ़ चुका है। नाउ द चैप्टर 12 इज क्लोज। हमने भी छोटा सा टॉपिक देखा आज के सेशन में। मैंने आपको साइमन कमीशन पढ़ाया था, कॉल फॉर पूर्ण स्वराज पढ़ाया था, और यहाँ से पढ़ाया था। ठीक है।